वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, हमारे देश का जो डेटा सेंटर का इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही बड़ी और एक ज़बरदस्त तरीके की ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और उसी के बारे में एक रिपोर्ट मार्केट में जो आई है वही मैं आपके सामने सिंपल वे से प्रेजेंट करने वाला हूँ। पहले इस कैटेगरी की कंपनियां क्या करती थी, एक्चुअली लैंड को खरीद लेती थी फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। लेकिन अभी के टाइम इस सेक्टर की कंपनियां क्या कर रही है, अपना पूरा का पूरा फोकस उन्होंने शिफ्ट कर दिया है बिल्ड करने के लिए एआई रेडी डेटा सेंटर्स के ऊपर। तो इसी के कारण इस इंडस्ट्री का जो डिमांड है अब लगातार तरीके से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। एआई एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, इनको एक्चुअली बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, जिनको बोला जाता है जीपीयू क्लस्टर्स। इनको यहाँ पर जरूरत होती है। और ये जो सिस्टम्स होता है उनके लिए बहुत ही बड़े लेवल का पावर सप्लाई का भी जरूरत पड़ता है। कूलिंग सिस्टम भी काफी एडवांस तरीके के होने चाहिए होते हैं। और एक मजबूत टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है। और ये सारा का सारा सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल एआई प्लस डेटा सेंटर का जो बूम है हमारे कंट्री में काफी तेजी से आप कह सकते हो आगे बढ़ता हुआ हमको नजर आ रहा है। अब देखिए, एआई क्यों इतना जबरदस्त तरीके से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को चेंज करता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर्स आपको नजर आएंगे। पुराने डेटा सेंटर का जो ओवरऑल कैपेसिटी था वो हैंडल करते थे, वो कितना था, 10 kW पावर पर रैक के हिसाब से। लेकिन एआई डेटा सेंटर का अभी का जरूरत कितना है, अप टू 80 kW पर रैक के हिसाब से। डिफरेंस देख सकते हो पुराना और नया एआई डेटा सेंटर के बीच में कितना बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एकदम सिंपल है कि इस पर्टिकुलर कामकाज के वजह से ओवरऑल और भी ज्यादा हीट जनरेट होते हुए आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और इन सबको ध्यान में रखते कूलिंग टेक्नोलॉजी का जो डिमांड है ये भी और बेटर और काफी ज्यादा लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। ट्रेडिशनल कूलिंग सिस्टम अभी के टाइम इनफ नहीं है, ये बात भी इस इंडस्ट्री में यहाँ पर अभी के टाइम पे सामने निकल कर आ रही है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेंगे, उसमें खास करके फ्रेगमेंटेड सर्विसेज के ऊपर इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा, पहले का मॉडल कैसा था। पहले डिफरेंट टाइप के जो वेंडर्स थे वो हैंडल करते थे कूलिंग को, कंस्ट्रक्शन को और पावर सिस्टम को। लेकिन अभी के टाइम पे इशू क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे इशू इशू ये हो रहा है वेंडर से, लेकिन वेंडर्स बहुत ज्यादा है। इसके कारण क्या हो रहा है, डिले भी हो रहा है, कॉस्ट में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोऑर्डिनेट करने को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। इसके कारण देखिए, कंपनियां क्या कर रही है, कंपनियों ने अपना नया ट्रेंड यहाँ पर ढूंढ लिया है। कंपनियां अभी के टाइम प्रेफर कर रही है इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस को, और एक कंपनी पूरी तरीके से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल मैनेज करते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो इसके कारण जो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं वेंडर्स के ऊपर का था वो भी अभी के टाइम चेंज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण कंपनियों का जो अकाउंटेबिलिटी है, इफिशियंसी है, ये सब कुछ इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। और प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल टाइमलाइन है या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का जो सिनेरियो है, जो टाइमलाइन है, वो और भी तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल कंपनियों को इस चीज का काफी अच्छा खासा फायदा होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, हमारे देश की अगर हम बात करें तो रेगुलेटरी के चैलेंजेस आपको हर एक इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे, और इस इंडस्ट्री में भी ये प्रॉब्लम अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या ना गर्द होगा, चैलेंज यहाँ पर सही वर्ड होगा। अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें, डीपीडीबी एक्ट। अब ये एक्ट है क्या, तो देखिए, हमारे देश का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपी जो ये एक्ट है, इसके जो रूल्स है ये काफी एनकरेजिंग आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पर ग्लोबल कंपनीज को ओवरऑल डेटा स्टोर करने के लिए इंडिया के अंदर यहाँ पर एक्चुअली परमिशन दिया जाता है। और ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये डिमांड जो है यहाँ पर इंक्रीज करता हुआ आपको देखने को मिलेगा इंडिया का जो ओवरऑल डेटा सेंटर का इकोसिस्टम है उसके लिए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस डेवलपर्स का भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, इंडिया का डेटा सेंटर तो काफी जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है, लेकिन कंपनी को यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की भी जरूरत पड़ रही है, खास करके लैंड एक्वायर करने के लिए,
एनवायरमेंटल से कनेक्टेड अप्रूवल के लिए और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के जो रूल्स है उनको भी यहाँ पर सही तरीके से प्ले करने के लिए। तो एक्चुअली अभी के टाइम डेवलपर्स को कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने इस रीजन से पड़ रहे हैं। अब ये तो एक्ट वाला बात हो गया। अब देखिए पावर और एनवायरमेंटल का खतरा यहाँ पर किस तरीके से बना हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली अभी के टाइम ये निकल कर आ रहा है, डेटा सेंटर क्या करता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है बहुत ही बड़े लेवल पे, और बहुत ज्यादा वाटर यानी पानी का भी जरूरत डेटा सेंटर्स को यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आता है। अब इसके कारण कुछ कुछ रिस्क भी इस कैटेगरी में कंपनियों के लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जैसे कि अगर किसी भी कंपनी के पास लॉन्ग टर्म का रिन्यूएबल एनर्जी का एग्रीमेंट नहीं है तो वो कंपनियों को बहुत सारे प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि पावर का कॉस्ट काफी ज्यादा उनको भुगतना पड़ सकता है, साथ ही साथ सप्लाई का खतरा भी उनके ऊपर भविष्य में इस रीजन से बना रह सकता है। इसके कारण अभी के टाइम पे इन सारी चीजों के ऊपर भी कंपनियों को ध्यान देना पड़ रहा है, खास करके खुद का या एक अच्छा खासा सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी का एग्रीमेंट का कंपनी के पास होना काफी जरूरी है, एटलीस्ट इस सेक्टर के लिए। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। कैसे? तो देखिए इंडिया में जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं वो काफी तेजी से बन रहे हैं। अब देखिए आप बोलेंगे ये तो काफी अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर डेटा सेंटर का इंफ्रा का बात हो रहा है, ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब ये तेजी से फटाफट जो बिल्डिंग है खड़ी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें पॉसिबली कुछ कुछ प्रॉब्लम दिख सकते हैं आने वाले समय में, जैसे कि सप्लाई चेन का जो क्वालिटी है उसमें इशू आ सकता है, पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का भी इशू आ सकता है, भविष्य में फ्यूचर में मेंटेनेंस का भी कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है और डाउन टाइम का भी रिस्क यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ये कुछ पॉसिबल प्रॉब्लम अभी के टाइम इस इंडस्ट्री में सामने निकल कर आ रहे हैं। खास करके क्लाइंट्स की अगर बात करें तो बड़ी लेवल की जो एआई कंपनी है वो क्या प्रीफर करती है, वो रिलायबल अप टाइम को प्रीफर करती है, मतलब लंबे समय तक बिल्डिंग सही तरीके से बनी रहे उसको प्रेफर करती है, और उनको चाहिए होता है स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देश में सब कुछ काफी तेजी से हो रहा है, काफी अच्छी बात है, लेकिन वहां पर क्वालिटी, मेंटेनेंस, सप्लाई चेन, इनके ऊपर भी फोकस बहुत तेजी से करना काफी जरूरी यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए इस इंडस्ट्री का फ्यूचर का आउटलुक 2030 तक कैसा निकल कर आ रहा है वो भी इस रिपोर्ट में बोला है, वो भी देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन की बात करें तो यहाँ पर और भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री में आता हुआ नजर आएगा, ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। और भी ज्यादा जॉइंट वेंचर्स यहाँ पर होते हुए इस इंडस्ट्री में हमको देखने को मिल सकते हैं। ग्रोथ खास करके एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिमांड है उसमें हमको होती हुई नजर आ सकती है, और जो कंपनियां यहाँ पर लगातार अच्छे खासी आगे बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग काफी मजबूत होना, पावर मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज होना और रेगुलेटरी का नॉलेज होना और फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए कैपेबल होना, ये सारी चीजें जिन कंपनी का पास होगी वो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें सही तरीके से करते हुए हमको नजर आ सकती है। तो ओवरऑल रिपोर्ट खबर अपने आप में काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव यहाँ पर निकल कर आ रही है। कुछ कुछ चैलेंजेस है जो हमने देखे भी, वो हर एक इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे, वो भी यहाँ पर हमने देखे। तो ये कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनी के ऊपर अपना अलग अलग तरीके से इंपैक्ट डालने का काम कर सकते हैं, बेनिफिट देने का काम कर सकते हैं। तो वो कौन सी कंपनियां, कौन से स्टॉक है उनको भी एक एक करके देखेंगे। लेकिन याद रखना ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की अगर हम बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो का शेयर फोकस में रहेगा, बिकॉज देखिए डेटा सेंटर का कंस्ट्रक्शन की बात करें, ईपीसी प्रोजेक्ट्स की बात करें या इंफ्रा के एक्सपर्टिस की बात करें, ये वाला कंपनी हमेशा आपको चर्चा में नजर आएगा। एबीबी इंडिया भी फोकस में रहेगा, बिकॉज पावर मैनेजमेंट से लेके कूलिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर कंपनी का फोकस बना हुआ है। जीमंस इंडिया की बात करें तो स्मार्ट इंफ्रा और एनर्जी ऑटोमेशन के ऊपर इनका जो फोकस है इस कारण ये भी चर्चा में रहेगा। भारतीय एयरटेल एक्स्ट्रा डेटा सेंटर का जो बिजनेस है इसके कारण ये भी फोकस में रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्री डिजिटल इंफ्रा के ऊपर लगातार कंपनी काम कर रही है, क्लाउड और एआई इकोसिस्टम का एक्सपेंशन कर रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं बाजार में फोकस में बना रह सकता है। ये तो हुए सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप। अब बात करते हैं कुछ मिड कैप कंपनी की। इसमें स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी फोकस में रहेगी, बिकॉज डेटा सेंटर का जो ईपीसी का अपॉर्चुनिटी है वो इस कंपनी में प्ले करता हुआ नजर आएगा, और पावर इंफ्रा में भी कंपनी का कनेक्शन है, ये भी एक रीजन है। टेक्नो इलेक्ट्रिक और इंजीनियरिंग डेटा सेंटर का जो डेवलपमेंट है और एनर्जी सोल्यूशन में जो इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है इसके कारण ये भी फोकस में रहेगा।
उसके बाद ब्लू स्टार, बिकॉज देखिए एचवीएसी और जो कूलिंग सिस्टम का कनेक्शन है इस इंडस्ट्री का, इसके कारण ये भी फोकस में रहेगा। नेटवेब टेक्नोलॉजी, एआई के सर्वर्स की बात करें या फिर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की बात करें तो ये कंपनी तो फोकस में बनी ही रहेगी, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। तो लार्ज कैप और मिड कैप हो गया, बात करते हैं अब स्मॉल कैप कंपनी की। इसमें सर्वोटेक, रिन्यूएबल पावर सिस्टम, एनर्जी का जो इंफ्रा का अपॉर्चुनिटीज है इसके कारण फोकस में रहेगी। आर पावर भी जो पोटेंशियल पावर डिमांड का बेनिफिशियरी यहाँ पर बताया जा रहा है, हालांकि कंपनी में बहुत सारे इशू चल रहे हैं लेकिन ये भी यहाँ पर फोकस में बना रह सकता है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक की बात करें, ये भी कहने की फोकस में रहेगा, बिकॉज कूलिंग और इंडस्ट्रियल का सिस्टम का कनेक्शन इस कंपनी का भी हमको देखने को मिलता है। तो ये कुछ कंपनियां जो कहीं ना कहीं इस खबर के चलते आने वाले साल में कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। तो देखिए रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट समरी या की टेक अवे या आप कह सकते हो आउटकम की बात करें तो इंडिया का डेटा सेंटर का जो मार्केट है, एक सिंपल रियल एस्टेट प्ले जो पहले इसको माना जाता था वहां से पूरा का पूरा चेंज होके एक एडवांस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस वाला इंडस्ट्री बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और भविष्य के जो लीडर्स है, जो कंपनीज है, वो कहीं ना कहीं मैनेज करते हुए हमको देखने को मिलेंगे इस कैटेगरी में, पावर से लेके कूलिंग, कंस्ट्रक्शन, रेगुलेशन और एआई रेडी सिस्टम को। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बाजार का फोकस इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं ज्यादा बना रह सकता है। तो ये खबर, ये रिपोर्ट जो निकल कर आ रही थी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने इसको आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।